दोस्तों प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या कोई सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर सकता है कि वो कोई भूत प्रेत या जिन्नात रूपी ऊपरी शय बनकर कोई इंतकाम ले सके? वो आत्महत्या करके उससे बदला लेने पर आमादा थी जिसने उसके साथ दगा की थी। वो सचमुच प्रेतनी थी या देखने वाली किसी युवती का भ्रम? अनसुलझी प्रेतात्मा से संबंधित इस घटना से जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। RH स्टोरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पुरानी कहानियों का भी इस चैनल पर आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, ऊपरी शय। मेरा नाम सुनंदा है। मैं एक सरकारी अध्यापिका हूँ। मेरी शादी श्यामनगर में हुई थी, पर शादी के 1 साल के बाद ही मेरा तलाक हो गया था। उसके बाद तो मुझे अपने माता पिता के घर पर ही रहना पड़ा। सरकारी टीचर होने के कारण कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। जो समय बचता है उसे समाज सेवा के कार्य में लगा देती हूँ। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं की सहायता में कार्यरत एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने से औरत कोई खुश तो होती नहीं है, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि वो अकेले रहकर शांति से जीवन बिताए। मैं भी ऐसा ही जीवन जी रही हूँ। मैं आज तक भी उस ख़तरनाक राज के बारे में जानना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वो अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती। मुझे लगता था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ था या नहीं पता नहीं। निश्चित रूप से मैं कह नहीं सकती कि वो कैसा बदलाव था। उनके उस भयानक बर्ताव की वजह शायद कुछ और ही थी। एक रात की बात है, मैं और मेरे पति सोए हुए थे। तभी अचानक मैंने महसूस किया मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे, मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें जगा दिया, उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में तुम ये सब क्या बड़बड़ा रहे थे? क्या किसी ऊपरी शय का प्रभाव तो नहीं था तुम पर? पति ने बात टालने की कोशिश की। वो बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। तब उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ जड़ दिया। ये पहली बार हुआ था जब उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगाकर रहूँगी। शायद कोई ऊपरी साया ही मेरे पति पर आया था। अगले दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी, पर 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली थी। वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। सासू जी ने पहले हुई घटनाओं के कुछ विवरण भी सुना दिए। उनकी बातों से मुझे लगा कि वाकई ऊपरी शय का कोई खेल चल रहा है। ऐसे मामलों में दूसरे परिवार की लड़की देते नहीं हैं। इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने शादी से पहले हमसे ये बात छुपाई थी। उस रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया। मैंने तलाक लेने का मन बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपाकर हम सबको धोखा देकर शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी और वो ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी हूँ और वो मुझे फाड़ के खा जाएंगे। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त क्रोध किया तो वो मारपीट पर एक वहशियाना तरीके से उतर आएंगे। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसीलिए बड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी।
तभी अचानक बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा कोई और था ही नहीं। इसीलिए दिल ही दिल में घबरा गई। मैंने फ़ौरन की होल से जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे दिखाई दिया कि हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठा मेरा पति बेतहाशा रोए जा रहा था। साथ ही पास खड़ी एक परछाई से बातें कर रहा था। ये सब देखकर मेरा सर चकरा गया। मैंने तुरंत अपनी सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया। मेरे देखे जाने वाले दृश्य के बताने पर सारी बातों से वो तुरंत मुकर गया। मुझे झूठी ठहरा दिया गया। बुरी बात ये हुई कि मेरे सास ससुर ने भी मुझे झूठा कहा। उन्होंने अपने बेटे का पक्ष लिया, यहाँ तक कि कहा कि मैं उनके बेटे पे झूठे आरोप लगा रही हूँ। खाज में कोड़ वाली कहावत तब चरितार्थ हुई जब मेरी सासू जी उन सब बातों से साफ मुकर गई जो अपने बेटे के बारे में उन्होंने मुझे बताई थी। मेरी बातों को सफ़ेद झूठ और मनगढ़ंत कहानी बता दिया। साथ ही ससुर ने ये भी कह दिया कि अगर इस घर में नहीं रहना तो शौक़ से अपने माता पिता के पास चली जाऊं। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर चली आई। उन्होंने जब पूछा तो मैंने उन्हें सारी घटना बताई। मेरे पापा और मेरी माँ मुझे लेकर एक ओझा बाबा के पास गए। फिर हमने उन्हें ये सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वो आपके पति और ससुराल वालों से त्रस्त होकर मरी है। वो लड़की तभी से बदला लेने के लिए उस घर में प्रेतनी बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेतनी का पूरा कंट्रोल है। वो कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक की प्रोसेस शुरू कर दी। उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज ज़िंदा हूँ, सलामत हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और भूतपूर्व मंगेतर के लफड़े में कहीं मैं जान से जाती। यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि तलाक के मामले में मेरे ससुराल वालों ने किसी तरह की कोई अड़चन ना लगाई थी। जैसे मैं चाहती थी उनसे छुटकारा पा लूँ, वैसे ही वो भी चाहते थे कि मुझसे वो छुटकारा पा जाएं। ऐसा चाहने के पीछे ज़रूर दूरअंदेशी यही रही होगी कि वे इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते थे कि उनके बेटे पे किसी प्रेतनी का साया है। 6 महीने बाद की बात है। स्कूल से छुट्टी के बाद मैं बस स्टैंड पर खड़ी उस बस का इंतज़ार कर रही थी जिससे मैं घर से स्कूल और स्कूल से घर आती जाती थी। तभी अचानक बबलू ने अपनी स्कूटी मेरे सामने आ रोकी। आप? उसने तनिक चौंकते स्वर में कहा और फिर स्कूटी को स्टैंड पे खड़ा करके मेरे करीब आ गया। बबलू का संक्षिप्त परिचय यहाँ ये है कि वो मेरे भूतपूर्व पति का ममेरा भाई है। जब मैं ससुराल में अपने पति के साथ थी तो मुझे भाभी का संबोधन देता था। उसका अक्सर घर आना जाना था। स्टूडेंट लाइफ में था वो। मेरे पति और मुझसे कई वर्ष उम्र में छोटा था। दूसरे शब्दों में वो किशोर वय आयु का था। उस समय उसकी उम्र अनुमानतः कोई 18 वर्ष के आसपास रही होगी। उसके रिश्ते के भाई से वैवाहिक संबंध विच्छेद होने के बाद मैं उसके लिए भाभी की बजाय आप हो गई थी, जो उचित ही था। कहो बबलू, सब कुशल तो है? बबलू के करीब आने पर मैंने औपचारिकता के नाते शालीन स्वर में पूछा। बबलू भी समझ गया मैं उसकी कुशल क्षेम पूछ रही हूँ। उसने एक दीर्घ दुख भरी सांस लेकर कहा, कुछ भी कुशल नहीं है। उसने अपने मनोभावों को एकाग्रचित करके कहा, आपके उस घर से आने के बाद भाई साहब सख्त बीमार हो गए थे। वे अर्धविक्षिप्तावस्था में दिन काट रहे हैं आजकल। दिनों दिन उनकी शारीरिक कमज़ोरी बढ़ती ही जा रही है। कोई दवा, कोई इलाज कारगर नहीं हो रहा। ओझाई और तांत्रिक भी घर वाले करा करा कर थक चुके हैं, हार मान चुके हैं अब तो घर वाले। पर उन पर जो ऊपरी साया है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है वो साया उनके प्राण लेकर ही जाएगा।
क्या है वो शय कोई नहीं जानता। ओह, ना चाहते हुए भी मेरे मुख से दुख भरी गहरी सांस निकल गई। मेरी बस आ गई। मैं उस बस में सवार हुई और हाथ हिला बबलू को बाय कहते घर के लिए रवाना हो गई। 1 सप्ताह बाद बबलू मुझे उसी स्टैंड पे मेरी प्रतीक्षा करता मिला। आपकी प्रतीक्षा में ही यहाँ रुका था। दुखद सूचना है भाई साहब, चल बसे। ऊपरी शय प्राण लेकर ही भागी। उसके स्वर में गहरा दुख था। कब? मैं सहसा पूछ बैठी। परसों, बबलू ने कहा और अपनी स्कूटी बढ़ा दी। मैं ठगी सी देर तक सोचती रही, ये कैसा नियति का खेल है। ऊपरी शय क्या ऐसा खेल भी खेलती है? क्या हकीकत है ऊपरी साया या ऊपरी हवा कही जाने वाली उस शय की? कुछ लोग थोड़ा बहुत जानकर भी अनजान ही रह गए और कुछ लोग अनजान रहकर भी थोड़ा बहुत उस शय के बारे में जान पाए। लेकिन पूरी हकीकत अगर कोई जानता हो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। वहाँ पे ऊपरी शय के बारे में अपने अनुभव व घटनाएं भेजें। कमेंट करके भी अपने अनुभव ज़रूर बताएं। आखिर क्या है ऊपरी शय? समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऊपरी शय। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगली कोई नई कहानी लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।